बैठे हैं सिद्धांत और करिश्मा खड़े हैं। बड़ी बहू को मैंने पसंद किया है, अमीर घराने की है, और मंझली बहू को भी मैं ही पसंद करूंगी और अमीर बहू लाऊंगी। लेकिन माँ, मैं निहारिका से बहुत प्यार करता हूँ। रूबी, मान जाओ ना सिद्धांत की बात। और फिर हमें लड़की देनी थोड़े ना है, लड़की लानी है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि अमीर है या गरीब। माँ मान जाओ ना, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तुम सबने मिलकर फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो करना है करो। रूबी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और शादी होती है। रूबी की एक बहू अमीर तो दूसरी गरीब होती है और घर में गृह प्रवेश होता है। मेरी दोनों भाभी स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही हैं। हाँ, तो भाभी किसकी हैं? चलो चलो, अब बाकी बातें कल करना। दोनों थक गई हैं, सोने दो दोनों को। फिर दोनों ही बहुएं कमरे में चली जाती हैं। कमरा बहुत ही सुंदर से सजा हुआ है। ओहो, ये क्या, यहाँ बस एक ही एसी है। अच्छा, तो पहले तुम्हारे कमरे में कितने एसी थे? मेरे कमरे में तो पूरे 3 एसी थे। क्या 3? हाँ, बस 3 ही। वहीं दूसरे तरफ कमरे में एसी नहीं है, कमरा गंदा पड़ा हुआ है। ये क्या, हमारा कमरा इस तरह से बिखरा हुआ क्यों है? अरे रहने दीजिए ना, मैं कमरा साफ कर लूंगी। नहीं, रुको, मैं आता हूँ। सिद्धांत बाहर हॉल में आता है। अरे क्या हुआ भैया, भाभी ने कमरे से बाहर निकाल दिया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ, आपने मेरे कमरे को इतना बिखरा हुआ क्यों छोड़ दिया है? ऐसे क्या चिल्ला रहा है? कौन सा तेरी पत्नी अपने घर में एसी में सोई थी? और वैसे भी तेरी उस गरीब पत्नी के लिए मैं तेरा कोई कमरा सजाने वाली नहीं। उसके औकात से ज्यादा बड़ा कमरा मिला है, खुद साफ करे और सो जाए। ये क्या बोल रही हो? मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। वो तुम कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 मिनट में कमरा साफ कर लेती हूँ। मुझे माफ करना, शादी की पहली रात ही तुम्हें मेरी माँ से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। कोई बात नहीं, वो भी आपसे नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। मैं समझ सकती हूँ। फिर निहारिका कमरा साफ करती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सब बैठे होते हैं। निहारिका सबके पैर छूती है। खुश रहो बहू, खुश रहो। लगता है बड़ी बहू के अंदर संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। मुझे ये सब दिखावा करने की ना आदत नहीं है। अरे दीदी, गुस्सा मत होइए। श्रेया, सबके पैर छुओ। श्रेया मुंह बनाते हुए सबके पैर छूती है। और भाभी, आज तो आपकी मुंह दिखाई है, क्या पहनने वाली है? बड़ी बहू, तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे बहुत सुंदर लहंगा दिलाऊंगी। अरे सिर्फ श्रेया बहू को क्यों, निहारिका बहू को भी तो आज मुंह दिखाई है ना उसकी, तो उसे भी कोई अच्छी सी ड्रेस दिला देना। क्या दोनों को? हाँ, दोनों को। चलो अब जाओ। फिर रूबी अपनी दोनों बहू को लेकर शॉपिंग पर निकल जाती है। श्रेया बहू, वो देख, वो लहंगा कितना सुंदर है, तू उसे ले ले। नहीं माँ, वो मेरे टाइप का नहीं है। अच्छा ठीक है, तुझे जो पसंद आए तो वो ले लेना। फिर रूबी श्रेया को मन पसंदीदा लहंगा और मेकअप, ज्वेलरी सब कुछ दिलाती है और फिर मॉल से कुछ दूर जाने के बाद फुटपाथ पर दुकान के सामने। जाने हारिका, तू भी जाकर इस दुकान से अपने कपड़े ले ले। और हाँ, ये ले 2000 रुपए, इसी के अंदर तुझे जो खरीदना है खरीद ले। ये 2000 भी तेरे लिए बहुत ज्यादा हैं, तेरी औकात के हिसाब से हैं, लेकिन कोई ना, जा ले ले इससे ही अपने कपड़े। निहारिका 2000 रुपए लेती है और मुंह दिखाई के कपड़े खरीद कर शाम होते होते तीनों घर आ जाते हैं और मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। श्रेया लहंगा पहनकर जेवरातों से सजी हुई होती है और निहारिका साड़ी पहनकर सिंपल तरीके से तैयार होती है। दोनों बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। हाँ, दोनों अच्छी लग रही हैं, लेकिन श्रेया बहू तो अलग ही खिल रही है। इतने मेकअप गहना, इतना महंगा लहंगा पहनकर तो कोई भी अच्छा लग सकता है। वो अमीर खानदान की बहू है, अब अच्छे से तैयार तो होगी ही। अमीर खानदान की बहू तो निहारिका भी है, लेकिन देखो सादगी में कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। वैसे रूबी, तेरे से अच्छी पसंद तो तेरे बेटे की है। तेरे बेटे ने क्या बहू पसंद की है तेरे लिए, जो पैसे भी बचाती है, वरना श्रेया तो बस उड़ाती है। इसी तरह सभी लोग निहारिका की तारीफ करते हैं, जिससे रूबी बहुत ज्यादा चिढ़ती है। मुंह दिखाई की रस्में खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को परिवार के लोग, चलो अब हम लोग भी चलकर सो जाते हैं, कल बहुओं की पहली रसोई है। हाँ, अब कल टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। अरे वो नहीं, कल बहू की पहली रसोई नहीं होगी, बहू की पहली रसोई परसों होगी। अरे ऐसा क्यों? पहली रसोई का मुहूर्त कल का ही है।
आपको तो अपनी बहू की जरा सी भी चिंता नहीं है। हल्दी मेहंदी शादी मुंह दिखाई। कितनी ज्यादा ठंड है, हाथ पैर तो जैसे सुन्नी हो गए हैं। लगता है जैसे हम लोग किसी बर्फीले इलाके में आ गए हैं। अरे सही कह रहे थे, सब सही कह रहे थे कि अभी तो ठंड और भी बढ़ने वाली है। अभी ये हाल है तो सोचो तब हमारा क्या होगा। हे भगवान, अब ये इतनी खून जमा देने वाली ठंड है, इससे ज्यादा ठंड में तो हम मर ही जाएंगे। शीला बहू, चाय बनी कि नहीं? जल्दी ला बेटी, शरीर में थोड़ी तो गर्माहट आएगी। बड़ी बहू शीला सबके लिए चाय बना रही होती है, मगर टूटी हुई खिड़कियों में से लगातार तेज हवा आ रही होती है, जिससे चूल्हा बराबर जल नहीं रहा था। वो कहती है, बना रही हूँ माँ जी, पर मैं भी क्या करूँ? हवा इतनी तेज है कि लकड़ियाँ तो आगे नहीं पकड़ रही हैं। कब से तो कोशिश कर रही हूँ। हवा भी तो साई साई चल रही है। ठंडी हवा के कारण लकड़ियाँ भी ठंडी पड़ गई होंगी। लाओ, तुम थक गई होगी, मैं कोशिश करती हूँ। हो गया माँ जी, जल गया आखिरकार। तभी अचानक खिड़की से तेज हवा का एक झोंका सा आता है, जिससे झोपड़ी की दीवारों और छत से फूस गिरने लगती है। तेज हवा से खिड़कियों के पल्ले भी टूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ले देकर ये 2 खिड़कियां थोड़ी सलामत बची हुई थी, अब वो भी टूट गई। अब हमें कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो किसी दिन ये झोपड़ी हमारे ऊपर ही भरभरा कर गिर जाएगी। पता है, पुराने जमाने में लोग जमीन के अंदर घर बनाते थे। एक तो जगह बच जाती थी और ऊपर से जमीन के अंदर होने की वजह से घर ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते थे। मजबूत भी बहुत होते थे, लेकिन आजकल के घर इतने मजबूत कहाँ। हाँ दादाजी, कल राजू ने भी मुझे यही बताया था। उनके स्कूल के टीचर ने ऐसे ही घरों के बारे में उन्हें बताया था। तभी बड़ी बहू शीला सबके लिए लाल चाय लेकर आती है। ये लीजिए, गरम गरम चाय पी लीजिए सब लोग, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। अरे ये बड़ा अच्छा काम किया तूने बहू, इतनी ठंडी है, लगता है कि मानो शरीर की सारी गर्मी खत्म हो गई है। इससे थोड़ा आराम मिलेगा। अशोक, तुम वो खिड़कियां पर चादर लगाने की कोशिश करो। नहीं लग रही है बाबूजी, हवा बहुत तेज है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, तो दोनों बच्चे भागकर बाहर जाते हैं। आवाज उनके सामने रहने वाले अमीर परिवार के घर के गार्डन से आ रही थी। सीमा, जल्दी से खाने की सारी चीजें और प्लेट्स लाकर मेज पर अच्छे से सजा दो। बच्चे को बहुत भूख लग रही होगी। जी मैडम, अभी लगाती हूँ। और ममता, तुमने अभी बॉनफायर की तैयारी नहीं की? जाओ पहले उसे जलाओ, ताकि सबके आने से पहले उसकी गर्मी से ठंड कम हो जाए, नहीं तो इस ठंड में सबकी कुल्फी ही जम जाएगी। मेड सीमा मेज को तरह तरह के खाने से सजा देती है और ममता बोनफायर जला देती है। अब परिवार के बाकी लोग भी बाहर आते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। अरे वाह, बोनफायर! इस कड़कड़ाती ठंड में बोनफायर का तो अपना ही मजा है। और ये गर्मा गर्म पकौड़े और पनीर टिक्का तो लाजवाब बने हैं। हाँ मम्मा, मोमोज कितने टेस्टी हैं। चटनी के साथ तो खा के मजा ही आ रहा है। गर्मा गर्म नूडल्स खाना अच्छा लग रहा है, तुम भी खा कर देखो भैया। बोनफायर का आइडिया तो बहुत अच्छा है भाभी, कितनी गर्माहट आ गई है। ये सब रघु और पिंकी आंखें फाड़कर देख रहे थे। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी और अनोखी बात थी। वाह पिंकी, ये कितने मजे का खाना खा रहे हैं। हाँ, सूप, नूडल्स, पाव भाजी, छोले भटूरे देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी ही आ गया है। पता नहीं हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता, लेकिन वो आग क्यों लगाई है? अरे पगली, ये सब बॉनफायर कहते हैं। ठंड से बचने के लिए जलाते हैं इसे, मेरे दोस्तों ने बताया था। देखो, सब वहाँ उसके आसपास बैठे मजे कर रहे हैं और हम यहाँ ठिठुर रहे हैं। तभी उस परिवार के दोनों छोटे बच्चों की नजर रघु और पिंकी पर पड़ती है। मम्मा मम्मा, वो देखो पिंकी और रघु, क्या हम उन्हें भी बुला ले अपने साथ खाने के लिए? अरे छोड़ो उन दोनों को, तुम चुपचाप से खाना खाओ दोनों, उन्हें वहीं से देखने दो। खाने की बात दूर, ऐसा खाना इनको देखने के लिए ही मिल रहा है, यही बात है। गरीब कहीं के। ऐसा नहीं कहते बहू, किसी की गरीबी पर हंसना अच्छी बात नहीं है, और वो फिर कितने छोटे बच्चे हैं। आप मुझे मत समझाइए माँ जी, मुझे अच्छी तरह पता है ये लोग कैसे होते हैं। आप बस खाने के मजे लीजिए। दीपा की कड़वी बात सुनकर विमला और बाकी सब चुपचाप खाने लगते हैं। पिंकी और रघु मुंह लटकाकर अंदर आते हैं। अरे क्या हुआ, ये चेहरा क्यों लटका लिया है? अभी तो अच्छे भले थे दोनों। कुछ नहीं। नहीं, कोई तो बात है। इधर आओ दोनों, अपनी दादी को बताओ। दादी, चिंटू के यहाँ कितनी सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें बन रही हैं, और हमारे यहाँ बस ये लाल चाय, वो भी बस आधा कप। हमें उनके जैसा खाना क्यों नहीं मिलता दादी? और उनका घर भी कितना बड़ा है, हमारे तो झोपड़ी है, वो भी टूटी फूटी, चारों तरफ से हवा आती है। उफ, कितनी ठंड लगती है। हाँ मेरे बच्चों,
सही कह रहे हो तुम। ये ठंड का मौसम तो उन जैसे अमीरों के लिए मजे करने का मौसम है, लेकिन हमारे आओ बेटा। ये लीजिए बाबूजी पानी। अरे बहू जरा एक कप चाय तो बना देना। अभी बना देती हूँ माँ जी। सुप्रिया रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद सुप्रिया अपनी सास को चाय देने जाती है। अरे बहू क्या स्वादिष्ट चाय बनाई है, ऐसी चाय पीकर तो मजा ही आ गया। तभी वहाँ पर सुप्रिया का पति कुणाल आ जाता है। अरे सुप्रिया, मेरा लंच कहाँ है? जल्दी से मुझे मेरा लंच दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। सुप्रिया तुरंत रसोई में जाती है और लंच लाकर कुणाल को दे देती है। ये लीजिए आपका लंच। लंच लेकर कुणाल अपने ऑफिस निकल जाता है, जिसके बाद सुप्रिया अपने देवर और सास ससुर को नाश्ता करवाने लगती है। नाश्ता करवाते करवाते वो कहती है, अरे देवर जी, अब सब काम क्या हम ही करें? आप हमारे लिए कोई देवरानी नहीं लाओगे क्या? देखो हम अकेले इस घर की भाग दौड़ करके थक गए हैं, अब हमें एक देवरानी चाहिए। अरे वाह भाभी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। दरअसल मैं भी आप सभी से अपनी शादी की बात करना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो थोड़ी गरीब है। अरे लल्ला, गरीब घर से है तो दहेज में तो कुछ नहीं आएगा। ऐसी लड़की से शादी करके क्या फायदा? माँ, हमारे घर में तो पहले से ही इतना सब कुछ है, तो फिर हमें दहेज की क्या जरूरत? निकिता मेरा बहुत ख्याल रखती है और इस घर को संभालने के लिए वो बहुत सही है। मैं शादी तो उसी से करूंगा। निर्मला और सुप्रिया अर्जुन को गरीब घर की लड़की से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन अर्जुन निकिता से बहुत प्यार करता था। वो उनके खिलाफ जाकर मंदिर में निकिता से शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। आप लोग मानो या ना मानो, आज से ये इस घर की बहू है और ये इसी घर में रहेगी। चलो निकिता, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन निकिता का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। उस दिन के बाद से सुप्रिया और निर्मला को निकिता बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जब अर्जुन घर से बाहर चला जाया करता था, तब निर्मला और सुप्रिया दोनों मिलकर बेचारी निकिता को बहुत से ताने देना शुरू कर देते थे। अरे बहू, आज के बाद तुझे इस घर के कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। निकिता ये सारे काम करेगी। वैसे भी माँ जी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। सुप्रिया ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद निर्मला भी अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी निकिता को घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। आखिर मेरी सास और मेरी जेठानी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने उनके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो है वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं करती? ऐसा सोचकर निकिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो घर के सारे काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में आराम से सोने चली जाती है। शाम को अचानक से उसे उसकी सास निर्मला के चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? अभी तक देखो घोड़े बेचकर सो रही है महारानी, इसे तो घर के कोई काम दिखाई नहीं देते। निकिता, ओ निकिता, अरे कहाँ मर गई तू? अपनी सास की आवाज सुनते ही निकिता की आंखें खुल जाती है और वो तुरंत अपने सास के पास आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, दरअसल मेरी आँख लग गई थी। हाँ हाँ, देखो तो सही, महारानी इस घर में आराम फरमाने आई है। अरे तुझे इस घर के कोई काम नहीं दिखाई देते? मेरी लाडली बहू बीमार है, जल्दी से उसके लिए खाना बना कर ला। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। देखो, खाना बनाकर सीधा अपनी जेठानी के कमरे में ले आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। निर्मला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद निकिता रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो खाना बनाकर एक थाली में सजाती है और उसे अपनी जेठानी के कमरे में ले जाती है, जहाँ उसकी सास उसकी जेठानी को अच्छे से देखभाल कर रही होती है। तभी निर्मला उससे खाने की थाली ले लेती है और अपने हाथों से अपनी बड़ी बहू सुप्रिया को खाना खिलाने लगती है। उन दोनों का ये प्यार देखकर निकिता अपने मन ही मन में सोचती है, माँ जी जेठानी जी को कितना प्यार करती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। काश माँ जी का व्यवहार मेरे प्रति भी ऐसा होता।